प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। समास की श्रृंखला में आज हम तत्पुरुष समास के समानाधिकरण और व्यधिकरण के कुछ भेद पढ़ने के पश्चात आज हम उस तत्पुरुष समास के एक अलग तरह की एक श्रेणी बनी हुई है जिसके समास कहे जाते हैं और उनको उपपद समास के नाम से जाना जाता है। उस उपपद समास के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह के उदाहरणों को हम उपपद समास कहते हैं और उनकी पहचान क्या हो सकती है। शब्दों को हम देख करके किस प्रकार से उपपद समास उत्तर भरें। देखिए, उपपद समास जब ऑप्शन में नहीं हो तब हमको तत्पुरुष उत्तर भरना होता है, लेकिन यदि तत्पुरुष समास के ही कुछ भेदों का नाम दे दिया जाए उसमें, तब आपको उपपद के नाम से भी उसका उत्तर भरना है। सरल विषय वस्तु है, प्रत्येक को अलग अलग वर्गीकरण कर रखा है और उस वर्गीकरण के आधार पर संबंधित वर्ग को देख करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसी क्रम में आज हम उपपद समास पढ़ रहे हैं। देखिए, उपपद समास की क्या विशेषता होती है। सबसे पहली बात, उपपद समास में जो दोनों पद होते हैं उसमें दूसरा पद एक तिङन्त पद के रूप में प्रयुक्त होता है। उपपद समास का जैसे ही हम विग्रह देखेंगे, उस विग्रह से हमको पता लग जाएगा कि यहां उपपद समास है। उसका जो दूसरा पद होगा, यानी जिसको हम उत्तर पद कहते हैं, वो उत्तर पद एक तिङन्त पद होगा, यानी एक धातु का रूप होगा। जैसे करोति, जैसे चरति, जैसे जिघ्रति, जैसे तिष्ठति, इस तरह के क्रियापद दूसरे पद के रूप में विद्यमान होते हैं विग्रह के रूप में। अथवा उसके साथ तय प्रत्यांत पद का प्रयोग भी किया जा सकता है। उत्तर पद के बारे में हम समझ गए। जब भी किसी का विग्रह दे रखा हो तब उपपद समास को पहचान करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए अगर हमको उत्तर पद में कोई क्रियापद दिखाई देता है, उसके रूप में हम वहाँ उपपद समास की पहचान करेंगे। कुछ उदाहरणों में तिङन्त पद के स्थान पर तय प्रत्यय का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन अधिकांशतः उनमें हम तिङन्त का ही प्रयोग करते हैं। तिङन्त के प्रयोग के विकल्प के रूप में तय प्रत्यांत का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब उत्तर पद में हमको पता लग जाएगा कि इनमें से कौन सा समास उपपद समास का है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, देखिए, अब तक के जो ऑप्शन हमने पढ़े और मैंने कहा कि बताइए इसमें उपपद समास का उदाहरण कौन सा है, और एक विग्रह दे रखा है कि उपपद समास का विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। एक पढ़ा हमने जैसे चोराद भयम, एक में मैंने कहा कृष्णस्य माता, एक में लिखा संकुलिया खंड, और एक में लिखा कुंभम करोति। इन चारों उदाहरणों से अब हम आराम से बता सकते हैं कि इनमें उपपद समास का विग्रह कौन सा है, क्योंकि इसमें चौथे नंबर का जो ऑप्शन है उसका उत्तर पद एक क्रिया है, करोति के रूप में एक तिङन्त पद है, धातु रूप के रूप में जहाँ उसका विग्रह किया जा रहा है, उसको देख करके हम उपपद समास की पहचान करेंगे। ये तो हुआ आपका विग्रह का रूप। इसके अलावा यहाँ जैसे एक लिखा, ये सरसी जायते, ये भी आपका हुआ उपपद समास, क्योंकि जायते एक क्रिया है, लेकिन जायते के स्थान पर जातम का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो भी ऐसी स्थिति में भी वो आपका उपपद समास कहलाएगा। अच्छी तरह से पढ़ें, प्रत्येक उदाहरण को, आने वाले प्रत्येक उदाहरण को हम बता सकें कि ये उपपद समास है, और उसके लिए आपको अगर विग्रह दे रखा है तो विग्रह में ये दो बातें ध्यान से देखनी होगी। वहाँ पर
जहाँ तिङंत पद के रूप में कोई क्रियापद आता है उसको देख करके उपपद समास बताएं, अथवा कुछ जो क्रिया विशेष है उनके साथ तय प्रत्यांत के रूप में हमको उपपद समास कहना है। अब बात आती है प्रथम पद की। प्रथम पद के रूप में उस क्रिया के आधार पर अधिकतर इस समास का जो मुख्य पद यहाँ जो होता है वो एक तरह से कर्म के रूप में अधिक पद मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पाणिनि का एक सूत्र कर्मण्यण काम करता है और उस सूत्र के आधार पर कर्म में कर्म उपपद रहने पर तो ये कर्म उपपद है, और कर्म उपपद के रूप में अगर कोई तिङंत क्रिया आती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ उसको अणप्रत्यय की स्थिति में वहाँ एक उपपद समास का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ कारक कर्म भी हो सकता है, यह कारक अधिकरण भी हो सकता है, अपादान भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश ज़्यादातर में जो ये प्रयोग किया जाएगा उसमें ये इसका मुख्य सूत्र इसके आधार पर इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब जब इस उपपद समास का विग्रह आपने देखा, क्योंकि ये प्रथम पद भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा जब आप विग्रह दे रखा है, विग्रह में तो क्रिया से ही देख लेंगे। अब इसके बाद यह है कि इसको जब समस्त पद बनाया जाता है, सामासिक पद किया जाता है, तब किस तरीके से प्रयोग करें। तो सामासिक पद के रूप में याद रखें कि तिङंत पद जो होता है, जो क्रियापद होता है, वो कभी भी तिङंत पद के रूप में समास नहीं होगा। उसकी जगह पर उसकी जो क्रिया है, जैसे करोति में क्री धातु है, तो उस क्री धातु में कोई भी इस तरह के प्रत्यय किए जाएंगे, जैसे यहाँ अण प्रत्यय किया जाएगा, और अण प्रत्यय के रूप में यहाँ इसको क्रय की जगह कार शब्द बनता है। अण प्रत्यय हमने पढ़ा था, अण प्रत्यय हमने तद्धित में पढ़ा था। अण प्रत्यय ये कृत का है, तो कृत के रूप में भी जो अण प्रत्यय होता है वो तद्धित जैसा ही होता है, वहाँ भी री को आर वृद्धि करेंगे तो कार बनेगा। अब देखिए, उपपद समास का विग्रह हम कर चुके हैं। विग्रह में हमको क्रिया नजर आएगी, और जब उसको हम समस्त पद बनाएंगे, सामासिक पद के रूप में लिखेंगे, तब उसको क्रिया के रूप में नहीं लिखा जाएगा। उसको उसकी जो मूल धातु है उसमें कोई इस तरह का प्रत्यय करके और उसका पद लिखा जाता है। करोति की जगह जैसे कार्य लिखा हमने, इसके आधार पर हम यहाँ पर ये समास उपपद समास का समस्त पद बनाते हैं। इसी तरीके से इसका जो पूर्व पद है उसका मूल शब्द लिख करके और उसको समस्त पद के रूप में बनाया जाता है। जैसे कुंभम करोति लिखा है, तो अब इसका मूल शब्द लिखेंगे प्रथम पद का कुंभ, और इसके बाद करोति में क्री धातु को कार्य शब्द के रूप में लिखा जाएगा, तो कुंभ कार्य। अब पूछा जाता है कि बताओ कुंभ कार्य में कौन सा समास है, तो ऐसी स्थिति में हम उपपद समास भरेंगे। लेकिन अब हमारे पास शब्द को देख करके कौन सी पहचान है जिसके आधार पर हम उपपद समास भरें, इसको देखना है। विग्रह को तो कर सकेंगे, विग्रह में तो उसका एक धातु रूप जैसा दिखाई देगा, या फिर कुछ में तम कत प्रत्यय के रूप में दिखाई देगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम समस्त पद को देख करके कैसे बताएं कि ये उपपद समास है। तो इसमें देखिए, इसमें भी कुछ इस तरह के पॉइंट है जिसके आधार पर हम उपपद समास का जो बना हुआ शब्द है उसको भी हम पहचान कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब याद रखो, हम कुछ एक लाइन में कुछ शब्द ही लिखते हैं। मान लो आप एक समास को पूरे को पढ़ रहे हो, तो हम एक निश्चित रूप से एक लाइन को तो याद कर सकते हैं, एक क्रिया के रूप में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, उनके आधार पर उस तरह का हम प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर इस तरह के जो उपपद समास होते हैं उनमें कुछ धातुएं प्रसिद्ध हैं और उनमें हमको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे करे शब्द लिखा है, कार्य शब्द लिखा है, करे शब्द का स्त्रीलिंग हो सकता है, करी शब्द हो सकता है। इसी तरीके से जैसे दा धातु है तो उसमें दै का रूप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे ज्ञा धातु है और उसके रूप में ज्ञ का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जन धातु है, उसमें हम जय का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ चर धातु है वहाँ चरे का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ वद धातु है वहाँ वदय का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ स्था धातु है वहाँ स्थ का प्रयोग कर सकते हैं।
और इसी तरीके से जिस जगह पर पा धातु का प्रयोग है उसके साथ पै का प्रयोग कर सकते हैं। और भी कई इस तरह की धातुएं जिनमें उसमें कोई अण आदि प्रत्यय करके उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भुज धातु है, उससे भी जैसे भोजी शब्द बनेगा। जैसे मन धातु है, उसमें भी मन्य शब्द बनेगा। इस तरह के क्रियापदों को जब हम धातु के साथ इस तरह के क्रियापद जो उनसे एक कृदंत पद बनता है वो अगर उत्तर पद के रूप में रहेंगे तो ऐसी स्थिति में वहाँ उसके साथ हम समास करेंगे। कौन सा? उपपद समास। तो विशेष बात तो यही याद रखें कि इस तरह के जो भी शब्द अगर उत्तर पद के रूप में आते हैं तब समझ जाओ वहाँ हमको उपपद समास करना है। अब देखिए जैसे कुछ उदाहरण पढ़ते हैं हम उपपद समास के रूप में, और ये भी निश्चित याद रख लो कि जैसे ये दोनों आए या करी शब्द आया, पुल्लिंग भी हो सकता है स्त्रीलिंग भी हो सकता है। जैसे दै का मतलब पुल्लिंग में दै आएगा, स्त्रीलिंग में दा आ जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। गे ज्ञा भी हो सकता है, अगर ज्ञा है तब वो स्त्रीलिंग शब्द है। अब इनका जब विग्रह करेंगे तो विग्रह में स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि वहाँ क्रिया ही आपको लिखनी है। तो अब ये भी याद रख लो कि यहाँ जहाँ पर ये ऐसा उत्तर पद आएगा तब उसका विग्रह करते समय हम करोती लिखेंगे। इस तरह का विग्रह आएगा तब हम उसको ददाती लिखेंगे। इस तरह का विग्रह आएगा तब हम उसको ज्ञायते लिखेंगे या जानाती लिखेंगे। और इस तरह का विग्रह आएगा तब उसको हम जायते लिखेंगे या जातम लिखेंगे। चरे आएगा तो चरती, यानी उसका जो क्रियापद नजर आ रहा है उसके आधार पर उसकी क्रिया लिखेंगे। वद आता है तो वदती, स्थ आता है तो तिष्ठति, और प आता है तो पिबती, भोजी आ जाता है तो भुंकते, और मन्य आता है तो मन्यते। एक शब्द और गय और लिख लें। गय आता है तो गच्छति या गायति। ये एक लाइन आपको याद रखनी है और इसलिए एक लाइन के आधार पर हम उपपद समास के उदाहरणों को पहचान सकेंगे और उनका विग्रह भी कर सकेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसका हम उत्तर दे सकेंगे। देखिए ध्यान से, जब आपने कोई पद देखा और पद देखते ही आपसे पूछा गया कि बताओ समास कौन सा है, तो क्या काम करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों पद कौन कौन से हैं। दोनों पदों को अलग अलग करते हैं कि पहला पद यह है और उत्तर पद यह है। जैसे ही आपको उत्तर पद में इनमें से कोई ऐसे शब्द नजर आए या इस तरह की किसी धातु रूप से, जैसे भ्री धातु से भरे भी आ सकता है, चरे की जगह इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के जो शब्द दूसरे पद के रूप में आएंगे तब हमको वहाँ उपपद समास उत्तर भरना है और उनका विग्रह किस तरीके से करना है। उनके विग्रह में दूसरा पद इनमें से ही आएगा और पहला पद देखिए करोती के साथ वही द्वितीय आएगी, ददाती के साथ द्वितीय आएगी, जानाती के साथ द्वितीय आएगी, जायते और जातम के साथ पंचमी और सप्तमी आ सकती है, लेकिन यहाँ चरती के साथ सप्तमी आ सकती है, वदती के साथ वही द्वितीय आएगी, तिष्ठती के साथ सप्तमी आ सकती है, पै के साथ कर्म आएगा, द्वितीय आएगी, और भोजी के साथ भी द्वितीय आएगी, मन्य के साथ भी द्वितीय आएगी और गच्छति के साथ भी द्वितीय आएगी। ऐसी स्थिति में हम उनका विग्रह करेंगे। अब देखिए उदाहरण कुछ जिसके आधार पर हम इनके उदाहरणों को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इस तरह का उदाहरण लिख रहा हूँ। देखिए जैसे एक शब्द है, जैसे प्रभाकर शब्द लिखा और पूछा गया कौन सा समास है, तब हमने देखा कि यहाँ पहला पद प्रभा है, दूसरा कर है, और इस कर के रूप में करने वाला अर्थ के रूप में प्रयोग है क्री धातु। इसका मतलब यहाँ प्रभाम करोति। एक उदाहरण लिखा जैसे यशस करी। अब यहाँ करे शब्द पुल्लिंग है, करी शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ बिल्कुल विग्रह ये का यही, पहले पद को द्वितीय के रूप में लिखो, यशः करोति। क्या विग्रह होगा? प्रभाम करोति, यशः करोति। करोति की जगह करोति शब्द आएगा, करे हो, करी हो या कार्य हो।
इधर आपको द्वितीया करनी है, प्रभा की द्वितीया प्रभाम होती है, यस्य की द्वितीया यस्य ही होती है, याद रखें। कुछ ऐसे सकारांत शब्द जो नपुंसकलिंग होते हैं उनके साथ नपुंसकलिंग में मैं का प्रयोग नहीं होता है, उनमें विसर्ग का ही प्रयोग करते हैं। इसी तरह एक लिखा जैसे सूत्रकार है, सूत्रम करोति, सूत्रम करोति, सूत्रकार। तीन अलग अलग स्थितियां देखी हमने। करे का प्रयोग हो सकता है, कार्य का हो सकता है, करी का हो सकता है। जब आपको इस तरह का विग्रह दे रखा है तब उसमें याद रखें कि जहाँ पर भी इस तरह के जो पद आते हैं, सूत्रकार, स्वर्णकार, कुंभकार, जिससे किसी वस्तु का निर्माता के रूप में उसका प्रयोग होता है, तब वहाँ हम कर्मण्यण से अण प्रत्यय करके वहाँ कार शब्द बनाते हैं। और पाणिनि के एक सूत्र के द्वारा कुछ शब्द विशेष दिए गए कि दिवा, विभा, निशा, ऐसे शब्दों के साथ हम करे शब्द का प्रयोग करते हैं और वहाँ प्रभाकर और यशस्करी ऐसे शब्द बनेंगे। तो प्रभाम करोति, यश करोति, सूत्रम करोति, कुंभम करोति, इस तरह के उदाहरणों में इसके आधार पर आपको अपना उत्तर भरना है। समास का नाम भरना है कौन सा, उपपद समास। ऑप्शन में उपपद समास नहीं आए तो आपको तत्पुरुष भरना है। और ऐसी स्थिति में ये इसकी पहचान है। ये पहली जो क्रिया थी वो समाप्त हुई, उसके साथ करोति विग्रह क्रम। दूसरा देखिए दय के रूप में, जब यहाँ पर ददाती का प्रयोग होता है, इसमें देखिए जिससे मैंने एक उदाहरण लिखा, ये देखिए जलदह शब्द लिखा। अब आपसे पूछा गया बताओ जलदय में समास कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समास का चयन करने के लिए पहले ये देखा करते हैं कि इस पूरे पद में जो समास किया गया है इसके दो पद कौन कौन से हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक पद हमको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि एक पद इसमें जल है, तो फिर दूसरा पद भी अपने आप, जब आपसे पूछा ही जा रहा है कि समास कौन सा है, तब हम दूसरे पद की कल्पना करेंगे कि दूसरा पद क्या है, दय है। और जैसे ही दय उपस्थित दूसरा पद नजर आ जाता है तो हमारी इस लाइन में हमको दय मिलेगा और उसके आधार पर हम क्या भरेंगे, उपपद समास। और दय के स्थान पर आपको ददाती भरना है और उससे पहले वो कर्म है उसको आपको जलम करना है। जलम ददाती, जलदय अर्थात बादल का नाम, जल देने वाला, उसके रूप में प्रयोग करते हैं। इसी तरह देखिए एक उदाहरण लिखा जैसे गो दय, गो का मतलब गाय है, गाम ददाती। यहां दय से पहले जो भी पद आएगा उसके साथ आपको कर्म करना है, यानी द्वितीय विभक्ति लगानी है और उसके साथ ददाती क्रिया भरना है। एक जैसे स्त्रीलिंग शब्द पढ़ते हैं हम, जैसे यशोदा। अब यहाँ देखिए द आ रहा है, द पुल्लिंग, द स्त्रीलिंग, तो विग्रह करेंगे यशः ददाती। स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई भी हो, क्रिया के रूप में ही आपको उसका विग्रह करना है, वहाँ कोई चेंज नहीं करना है। इस तरीके से आपको इसका विग्रह करना है। तो समझ रहे हैं आप, उपपद समास के लिए अगर कोई समस्त पद दे रखा है तो भी हम हमारा उत्तर भर सकेंगे आराम से, और अगर विग्रह दे रखा है तो भी हम आराम से कर सकते हैं। विग्रह में दूसरा पद क्रिया देखना है और जो समस्त पद है उसके अंदर ये शब्द देखने हैं, इसके आधार पर हम वो पूरा उपपद समास पढ़ सकते हैं। अब देखिए आगे, जैसे आगे लिखा है जैसे ज्ञ, ज्ञ का अर्थ है जानने वाला। इसके रूप में देखिए जैसे एक शब्द लिखा मैंने रसज्ञ। अब पूछा गया रसज्ञ में कौन सा समास, तो एक रस शब्द है, एक ज्ञ शब्द है। तो ज्ञ देखते ही ये एकाक्षरी द्व्यक्षरी जो शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ उनको एक तरह से उसी के विग्रह रूप में नहीं लिखा जाता है, उनको क्रिया के रूप में लिखा जाता है। इसलिए ज्ञ आते ही रसम जानाति, इस तरह विग्रह करेंगे। इसी तरह जैसे शब्दज्ञ, शब्दम जानाति, जहां भी ज्ञ जुड़ा हुआ है वहां इस तरह का विग्रह करें और समास का नाम उपपद समास भरें। जैसे रसज्ञ, शब्दज्ञ, जैसे कवि कहते हैं ना विशेषज्ञ, तो विशेषम जानाति, जो विशेष जानता है उसको क्या कहेंगे, विशेषज्ञ कहेंगे। तो ये ज्ञ के रूप में इस तरह से विग्रह करेंगे। इसके बाद जैसे जय के रूप में विग्रह करते हैं, तो जय के लिए देखिए, जय का मतलब जायते। जैसे एक उदाहरण लिखा हमने ये सरसिजम,
अब देखिए सर्शिजम, जय के पश्चात अगर विसर्ग आ रहा है तो पुल्लिंग है, आ रहा है स्त्रीलिंग है, मैं आ रहा है इसका मतलब नपुंसक, तो ये नपुंसकलिंग है। इसलिए आप विग्रह कर सकते हैं, देखो सर्षि जायते अथवा जातम, दोनों कर सकते हैं, जायते भी कर सकते हैं और जातम भी कर सकते हैं। इसमें एक और विशेष बात देख रहे होंगे आप कि यहाँ जय आ रहा था और एक शब्द सर्षि आ रहा था, लेकिन इसमें पहला जो पद है वो सप्तमी विभक्ति में लिखा गया है, समस्त पद में भी और विग्रह में भी, इसलिए ये उपपद समास का अलुक समास कहलाएगा, जिसमें पहले पद में विभक्ति भी साथ में है। सरस शब्द के सप्तमी में सर्षि बनता है और मूल शब्द सरस है, इसका मतलब ये अलुक समास भी कहलाएगा। उपपद समास तो है ही, उपपद में हमने देखा सरस यानी तालाब होता है, उसके पीछे एक शब्द लिखा है जय, तो सर्षि जायते, सर्शिजम। इसी तरह जब इसका एक दूसरा पद बनाते हैं, जब ये अलुक नहीं होता है तब इसमें सरोजम बनता है, तो सरोजम में वही सर्षि जायते विग्रह यही रहेगा, लेकिन इससे दो शब्द बनेंगे, सरोजम भी बनेगा और सर्शिजम भी। सरोजम में यानी भी कमल होता है, सर्शिजम यानी भी कमल होता है, लेकिन सर्शिजम अलुक समास का उदाहरण है, सरोजम लुक समास का उदाहरण है जो मुख्य समासों की श्रेणी में आता है। तो सरोजम भी बन सकता है और सर्शिजम भी बन सकता है। जय के रूप में जैसे एक उदाहरण लिखाइए, जलजम, जलात जायते या जातम। जलज, जल से उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला, तो अगर कोई आधार माना जाता है तब तो हम सप्तमी लगाते हैं, और जिससे उत्पत्ति है, कारण है, तब पंचमी लगाते हैं। तो जलात जातम भी हो सकता है, जलात जायते, जो कोई आधार है, तालाब एक आधार है, लेकिन जल से उत्पत्ति, इसलिए यहाँ पंचमी, जलात जायते। इसी तरह जैसे किसी को पंकज कहेंगे, कमल का पंकजम, तो पंकात जातम, ऐसा ही विग्रह करेंगे। तो जय देखते ही हमको समास, उपपद समास, और विग्रह में जायते या जातम के रूप में विग्रह करेंगे। इसके बाद देखिए जय का उदाहरण हो गया। इसी तरह जैसे चर है, चर में कोई भी उदाहरण, जैसे भिक्षाचर, सेनाचर, इस तरह के जो उदाहरण होते हैं, जैसे एक उदाहरण लिखा कुरुचर, तो कुरुसु चरती, और एक है भिक्षाचर, भिक्षाम चरती। तो चरती शब्द है, चरती के साथ दोनों होंगे। कोई स्थान में विचरण कर रहा है तब सप्तमी आ जाएगी, किसी वस्तु का भक्षण कर रहा है तब वहां द्वितीय आएगी। तो कुरु में सप्तमी, कुरु एक स्थान विशेष है, इसलिए कुरुसु चरती और भिक्षाम चरती, इस तरह का विग्रह करेंगे। इसी तरह जैसे वदय है, वदय के रूप में जैसे हम लिखते हैं प्रियम वदय, प्रियम वदती, प्रियम वदती, तो वदती क्रिया से वदय है। जैसे हमसे पूछा गया बताओ प्रियम वद में कौन सा समास हो सकता है, तो हमने देखा एक प्रियम शब्द है और एक वद शब्द है। तो वद देखा तो वद के, इसका मतलब इसके आधार पर उत्तर भरें। वद का मतलब यहाँ उपपद समास होगा और वद की जगह वदती लिखेंगे। प्रियम वदय, वसम वदय, वंशम वदय, तो वंशम वदती उसके रूप में विग्रह करेंगे। तो जहाँ पर वद के रूप में आता है तो वदती करें, स्थ के रूप में आता है तो तिष्ठति करें। जैसे गृहस्थ है, अब देखिए गृहस्थ में गृहे तिष्ठति, इस तरह का विग्रह करेंगे। तो यहाँ पर घर में रहने वाला, ऐसी स्थिति में यहाँ स्था धातु है, स्था से कै प्रत्यय होकर के गृहस्थ रूप बनता है, जैसे गोष्ठ रूप बनता है। इस तरह के जो शब्द होते हैं उनमें हम प्रस्थ रूप बनता है। तो यहाँ स्थ को देखकर तिष्ठति विग्रह करना है। इसके बाद पै, पिबती, जैसे एक शब्द लिखा ये सुरापय, सुराम पिबती,
सुरा पीने वाला, जैसे एक है सोमपय, सोमम पिबती। इंद्र का नाम है सोमम पिबती, सोम पीने वाला, सोम का पान करने वाला। तो पीने के अर्थ में यहाँ पिबती, जैसे द्वीप उदाहरण है, द्वाभ्याम पिबती, उसके रूप में पिबती के रूप में जब विग्रह करेंगे तब वहाँ उपपद समास होगा। एक पद अलग से पय होना चाहिए, दूसरा पद कोई सा भी हो सकता है। इसके बाद देखिए भोजी, जैसे एक शब्द लिखा हमने ये उष्ण भोजी। अब भोजी शब्द दूसरा पद आ रहा है, तब उसको उसी के रूप में विग्रह नहीं करना, उसकी जगह आपको भुंकते लिखना है, खाने वाला यानी गर्म खाने वाला, उष्णम भुंकते, और उसकी जगह आपको, इसकी जगह आपको ये लिखना है। इस तरह का शब्द आ रहा है, इसका मतलब समास उपपद वर्णा है। ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है हमको कि ये यहाँ इस तरह से कैसे है, यहाँ ये कैसे हो रहा है, क्योंकि आपके ये जो परीक्षा है रीट की, इसमें सिर्फ उस पैराग्राफ में ऐसा कोई शब्द होगा उष्ण भोजी, आपसे पूछेगा कौन सा समास, तो आपको ये लाइन याद रखनी है, इसके आधार पर इसका उत्तर भरें। विग्रह करवा दे तो इसकी जगह आपको भुंकते करना है, ऐसे करना है। इसके बाद देखिए जैसे मन्य है, जैसे पंडितम मन्य, तो आत्मानम पंडितम मन्यते, मन्य की जगह मन्यते क्रिया करनी है और इसको यहां पंडितम करना है। इसके आधार पर पंडित मन्य, तो इसको देख करके हमको यहां पर कौन सा समास भरेंगे, उपपद समास भरेंगे। एक शब्द है लास्ट में, जैसे गय, गय के रूप में दो तरह का विग्रह आ सकता है, गच्छति भी आ सकता है और गायति भी आ सकता है। यानी गय होने पर गच्छति के रूप में भी विग्रह करेंगे और गायति के रूप में भी विग्रह करेंगे। जैसे मान लो एक विग्रह लिखा आपने, एक शब्द लिखा जैसे खगय, अब पूछा गया खगय में कौन सा समास, जब आपसे पूछ ही लिया गया कि समास कौन सा है, तो अब चाहे आपको याद है चाहे नहीं है, तो भी आप ये याद रखें अपने आप में कि इसका मतलब खग में दो पद हैं, तभी तो समास हुआ। और दो पद अब जब स्पष्ट है अब तो कि एक ख है और एक ग है। ख का मतलब होता है आकाश, तो आकाश की ओर जाने वाला, तो खम गच्छति, ये विग्रह करेंगे, आकाश की ओर जाने वाला, गच्छति के योग में द्वितीया। इसके बाद लेकिन अगर कोई गाने वाली वस्तु है, जैसे साम गए, अब साम को जाने वाला नहीं है, साम का मतलब है यहाँ सामवेद, तो इसका विग्रह करेंगे सामम गायति, सामवेद का गान करने वाला वो सामगे होगा। खग होगा जाने वाला, जैसे मान लो अब गए कईयों के पीछे लगा रहता है, जैसे एक शब्द जैसे उरग, उरग यानी सांप होता है, ये एक शब्द लिखा जैसे उर्गय, इसका मतलब गय का मतलब गच्छति, उर यानी वक्षस्थल, तो उर्सा गच्छति, जो वक्षस्थल के बल पर चलता है उसको उरग यानी सांप कहते हैं। तो यहाँ उर एक शब्द है, गय एक शब्द है, इसलिए गय को देख करके गच्छति भरें। और गाने का अर्थ तो केवल मान लो साम गय आ रहा है, मंत्र गय आ रहा है, तब हम उसको गायत्री के रूप में विग्रह कर सकते हैं। इस तरीके से हमको उपपद समास पढ़ना है, ये एक लाइन याद रखनी है और इसके आधार पर ये क्रियाओं के इसके रूप याद रखने हैं और इसको देख करके हम उपपद समास भर सकते हैं। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि जैसे ऐसे जो शब्द होते हैं जैसे गदाधर, गंगाधर, क्षितिधर, इनमें ये उपपद समास नहीं है, इसलिए नीचे नोट कर लें एक बार। क्षितिधर यानी धरे शब्द जब आ रहा है पीछे, तब वहां उपपद समास नहीं करें, उसमें आपको षष्ठी तत्पुरुष करना है। गंगाया धरे, गदाया धरे, क्षिते धरे, ये याद रखना है। अगर इस धरे के स्थान पर ये आता है तो वहां उपपद समास है। महिध्रे, तब लिखेंगे महिम धरती, ध्रे में र आएगा तो उपपद समास है, धरे के रूप में वो उपपद समास नहीं है। इस तरीके से ये हमारा उपपद समास पूरा हुआ। उपपद समास के उदाहरणों को इस बेस पर आप पढ़ेंगे
तो इसके अलावा उपपद समास का कोई ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जिसमें आप उसको नहीं कर सकते हैं। इस बेस पर उसको भी आप कर सकते हैं। अब इसके साथ ही एक दूसरा, एक शॉर्ट में एक समास हो रहा है नए तत्पुरुष, उसको हम पढ़ रहे हैं। देखिए, अब देखिए उपपद में बिल्कुल क्लियर थी सारी बातें। उसके बाद एक तत्पुरुष का एक भेद और होता है जिसको हम नए तत्पुरुष कहते हैं। आपको याद हो तो पिछली जो रीट की एग्ज़ाम लगी थी उसमें एक ऐसा उदाहरण पूछा गया था जिसमें यह कहा गया था कि यहाँ कौन सा समास है, अनुद्योग था या अनुत्सेक था, इस तरह का कोई उदाहरण था एक, जिसमें यह पूछा गया था रीट की एग्जाम में ही, पैराग्राफ में वो सब था और उसमें यह कहा गया था बताओ इसमें कौन सा समास है। तो अनुद्योग और नए तत्पुरुष का ही वो उदाहरण था और ऑप्शन भी उसमें नए तत्पुरुष पूछा गया था। तो इस तरीके के समास को पहचानना भी बिल्कुल सरल है, उसको हम इस बेस पर पहचानेंगे। देखिए, नए तत्पुरुष का मतलब ये हो गया कि उसका एक पद, पहला पद ये होगा, यही इसकी पहचान। नए तत्पुरुष के उदाहरण को पहचानने के लिए ये देखें कि उसका पहला पद न होना चाहिए, उसके बाद दूसरा पद कोई भी हो सकता है, और वहां उसके साथ जब नए तत्पुरुष समास करते हैं तो यहां कोई भी उत्तर पद के रूप में दूसरा शब्द हो सकता है। ये इसका पूर्व पद प्रथम पद होगा, प्रथम पद में न होगा, उत्तर पद कोई भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में नए तत्पुरुष समास कहा जाएगा विग्रह के रूप में, ऐसा देखेंगे। और जब समस्त पद बनाएंगे उसको, तब हमको इस पे दो काम करने हैं। इस न के स्थान पर ए भी हो सकता है और इस न के स्थान पर अन भी हो सकता है। जब आपने विग्रह देख लिया कि न और कोई शब्द होगा, तब अब आप दिमाग में ये बात याद रखें कि इस न की जगह हमको या तो ए करना है या अन करना है। और यह भी सुनिश्चित है कि ये जो ए होगा न के स्थान पर, वो तब होगा जब यहाँ दूसरा पद व्यंजन से प्रारंभ हो, अर्थात हल वर्ण से प्रारंभ हो, तब आपको उस न के स्थान पर ए करना है। और अगर वो दूसरा पद स्वर से प्रारंभ होता है, तब आपको उस न के स्थान पर अन करना है। यह विशेष बात है नए तत्पुरुष समास में। तो नए तत्पुरुष समास को आप इन दो के आधार पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं, दिए हुए शब्द में भी पहचान सकते हैं और विग्रह के आधार पर उसको समस्त पद भी बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, मैंने एक शब्द लिखा देखो, और उसका विग्रह लिखा, न धर्म लिखा मैंने। अब आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें कौन सा समास हो सकता है, तो बिल्कुल सरल उत्तर है, जिस समास का पहला पद न आ जाता है विग्रह में, उसका नाम नए तत्पुरुष समास कहलाता है। अब आपसे यह कहा गया कि यह विग्रह है, अब इसका समस्त पद बनाइए। तो समस्त पद बनाने के लिए ये दो बातें हैं, ए और अन। अगर उसका दूसरे पद का पहला अक्षर कोई व्यंजन है तो आपको उस न की जगह पर ए कर देना है, इसलिए इस न की जगह पर हम ए करेंगे और ये ए धर्म बनेगा। इसका मतलब ए धर्म में आपको समास बताना है कौन सा, नए तत्पुरुष। और जब विग्रह करने के लिए कहा जाए तो ए के स्थान पर आपको न करना। इस तरीके से कोई भी व्यंजन आने पर न के स्थान पर आपको ए करना है। इसी तरीके से जैसे एक शब्द लिखा, ये न ब्राह्मण। अब यहां भी देखिए ये व्यंजन है, इसलिए न की जगह ए कर देंगे, ए ब्राह्मण। इसी तरह जैसे एक लिखा न कर्तव्यम, तो न के स्थान पर आपको ए करना है, ए कर्तव्यम। इसी तरह न विवादय, ए विवादय। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा समास है, नए तत्पुरुष, चाहे उसका विग्रह दे रखा हो, चाहे उसका समस्त पद दे रखा हो, दोनों से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं।
इसमें तो ये देखना है कि पहला पद न होना चाहिए, इसमें आपको ये देखना है कि वहाँ पर जब समस्त पद बन रहा है तो उस समस्त पद में जुड़े हुए में पहला पद ए के रूप में होना चाहिए या अन के रूप में होना। तो ये ए के उदाहरण थे, ए के साथ व्यंजन ही आएगा। इसलिए वहाँ एक तरह से ये समझ लो कि उस शब्द का एक तरह से विलोम शब्द होता है, जैसे धर्म का विलोम शब्द ए धर्म, और उसके साथ जब ए लिखा है इसका मतलब वो नए तत्व, जैसे न सत्यम असत्यम, तो वहाँ भी कौन सा समास हुआ? नए तत्पुरुष समास। अब देखिए दूसरा उदाहरण अन के रूप में पढ़ रहे हैं। अन को आप इस तरह से देखें, अन का मतलब कब होगा अन न के स्थान पर? जब दूसरा पद स्वर होगा। जैसे मैंने एक यही उदाहरण लिखा, देखो अनुद्योग। अब आप देखिए इसको, ये स्टार्ट हो रहा है अन से और उसके बाद दूसरा शब्द उद्योग, तो न उद्योग है। इस तरीके से विग्रह करें। अब न के स्थान पर आपने अन कर दिया और उसमें उसको स्टार्ट कर दिया, मिला दिया, न उद्योग। इसी तरह एक लिखा जैसे अनुत्सेक है। अब यहां से याद रखें आप तो कि उस पद का प्रारंभिक अक्षर या तो ए है या अन है। अन है तो फिर उस अन में जो ऊ है इसका मतलब वहां से वो दूसरा पद बनना चाहिए, तो दूसरा पद उत्सेक है, इसका मतलब न उत्सेक। इसी तरह से जैसे एक उदाहरण लिखा अनैतिहासिक, तो यहां भी देखिए दूसरा पद ऐतिहासिक और ये न के स्थान पर अन करना है अगर दूसरा पद स्वर है तो। इसी तरह जैसे अनस्व, तो दूसरा पद अश्व है, न अश्व, इसके रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, न अश्व अनस्व। इसी तरह से अनुत्सव, न उत्सव। इस तरीके से न के स्थान पर अन कब करेंगे? जब दूसरा पद स्वर हो, जैसे अनिश्वर है अर्थात न ईश्वर है, इसके रूप में हमको नए तत्पुरुष समास करना है। नए तत्पुरुष का जो अन का जो उदाहरण होता है वो अनुपसर्ग के रूप में प्रारंभ नहीं होता। ये भी अच्छी तरह से याद रख लें, क्योंकि जब आप उपसर्ग पढ़ेंगे तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि वहाँ उपसर्ग के रूप में अनु को किस तरीके से आपको अलग करना है। यहाँ इस समास में अनु नहीं रहता है, इस समास में वो अन होता है, अनु उपसर्ग नहीं होता है। इसके आधार पर हम नए तत्पुरुष को इन दोनों तरह के उदाहरणों में पढ़ सकते हैं और इस तरह के उदाहरण को पहचान सकते हैं। उसका एक तरह से विलोम शब्द होना चाहिए। ईश्वर का विलोम शब्द अनीश्वर जैसे आया, इसका मतलब नए तत्पुरुष है। इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये जो न है तो ये चेंज भी नहीं होता कई बार। जैसे कई जगह इसको प्रकृति भाव कहा गया लेकिन समास वही नए तत्पुरुष है। जैसे नखम शब्द है, जैसे नकुलम शब्द है, जैसे नपुंसकम शब्द है। इन शब्दों में भी नए तत्पुरुष समास है, लेकिन इनमें जो न होता है उस न के स्थान पर ए नहीं होता, वह न के स्थान पर न ही रहता है। इसको प्रकृति भाव, नए तत्पुरुष का प्रकृति भाव कहा गया। तो इसमें भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इतने। नपुंसकम शब्द जरूर महत्वपूर्ण है। न स्त्री पुमान, उसको नपुंसकम कहेंगे, न स्त्री पुमान। जो स्त्री और पुरुष दोनों नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? नपुंसकम है। ये इसका विग्रह है। और यहाँ भी समास नए तत्पुरुष है, लेकिन यहाँ न को स्थान पर ए नहीं किया गया। एक इसका ध्यान रखें। एक दूसरा ये भी है कि ये उदाहरण जैसे नेक है, नेक धा, इनमें नए तत्पुरुष नहीं भरना है। ये मैं आपको पहले भी लिखा चुका। ये केवल समास के उदाहरण है। केवल में तो 3-4 उदाहरण लिखा है मैंने आपको, उसके आधार पर इसको याद रखें। और यहाँ पर आपको नए तत्पुरुष बताना है, लेकिन ये नए का लोप नहीं करना है। एक इसमें लास्ट बात क्या ध्यान में रखनी है कि जैसे एक शब्द लिखा ये अविद्य,
और अब पूछा गया कि अविद्य में कौन सा समास है, तो हम देखेंगे अ आ रहा है, विद्य आ रहा है। इसका मतलब यहाँ नए तत्पुरुष नहीं कर सकते। इसको हम आगे पढ़ेंगे वैसे बहुब्री समास में, यहाँ बहुब्री उत्तर देना होगा। ये बात पहले भी मैं बता चुका कि चाहे उससे पहले न या ए कोई भी हो, लेकिन बाद वाला शब्द अगर परिवर्तित सा हो गया हो, जैसे यहाँ अब देख रहे हैं आप विद्या कोई शब्द नहीं होता, शब्द विद्या होता है, और विद्या को यहाँ पुल्लिंग में प्रयोग कर दिया गया। इसका मतलब अब ये समास चाहे इसके आगे कोई भी हो, चाहे संख्या हो, चाहे ए हो, चाहे और कोई हो, तो भी ये बहुब्री ही कहलाएगा। ये तत्पुरुष की श्रेणी से बाहर निकल गया। ए के साथ समास दो होंगे, या तो नए तत्पुरुष होगा या बहुब्री होगा। केवल में तो केवल नेक और नेकदा दो उदाहरण याद रखने हैं आपको, लेकिन यहाँ इन दोनों में कुछ समानता है, इसलिए वहाँ दोनों को अलग अलग करने का तरीका भी सरल है। इस तरह का तरीका सरल है कि आप दूसरे पद को देखें, अगर दूसरा पद में कुछ विकार नज़र आ रहा है आपको, जैसे कोई आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और वो आकारांत पुल्लिंग बन गया, या आकारांत पुल्लिंग है और वो आकारांत स्त्रीलिंग हो गया, तब वहाँ आपको नए तत्पुरुष की जगह पर बहुब्री उत्तर भरना है। जैसे विद्या को विद्या लिख दिया आपने, जैसे ए भारिया को भार्य लिख दिया, तब भी वो कौन सा हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। इस तरीके से ए के साथ दो समास जब बहुब्री पढ़ेंगे तब इसको और क्लियर करेंगे कि वहाँ नए तत्पुरुष से इसको अलग कैसे लिया जा सकता है। कुछ शब्द विशेष लिखाएंगे आपको, जैसे मैंने पहले भी लिखा है कि भाई कुछ जो मैं वाले शब्द हैं जो नपुंसकलिंग हैं, उसमें मैं के स्थान पर अगर उस दिन लिखाए थे मैंने कि ये इन शब्दों को आप नोट करें, और उन शब्दों के पीछे जब भी विसर्ग आ जाए, चाहे ए ही हो उससे पहले, तो भी उसमें आपको बहुब्री करना है। तो इस तरीके से आज हमने ये दोनों समास पढ़े, नए तत्पुरुष और उपपद समास। मैं समझता हूँ दोनों के उदाहरण आप कर सकते हैं, बहुत सरल तरीका है। इसके आधार पर आप नए तत्पुरुष के और उपपद समास के सभी उदाहरणों को कर सकेंगे। आगे की क्लास में कल हम इससे आगे के तत्पुरुष के कुछ एक दो भेद और हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे।